वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मित्सुनोबू रिएक्शन के बारे में, जिसके अंदर डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि मित्सुनोबू रिएक्शन रिपोर्ट किसने किया, मित्सुनोबू रिएक्शन की जनरल कंडीशंस और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से रिएक्टेंट्स का होना ज़रूरी है और कौन से रिएजेंट्स का होना ज़रूरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ द कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कोहल चेंजेस ड्यूरिंग द मित्सुनोबू रिएक्शन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स की किस तरह हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव अमीन्स, अजाइड्स, ईथर्स, थायोईथर्स और अल्केन की सिंथेसिस हो सकती है बाय यूजिंग डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स। उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताया जाएगा, डिटेल्ड मैकेनिज्म फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 4। उसके बाद जो है मैं आपको जनरल फीचर्स के बारे में बताऊंगी जो कि मित्सुनोबू रिएक्शंस के फीचर्स हैं। उसके अंदर आपके होल जितनी भी मित्सुनोबू रिएक्शन के बारे में डिस्कशन है वो सारी की सारी कवर हो जाएगी। तो ये आपने लेक्चर एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको कोई भी आपका पॉइंट मिस ना हो। और उसके अलावा आपको ये अगर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप ये नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको किसी और बुक से करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी, यानी आप इजीली जो है अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा रिएक्शन कंडीशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा टिपिकल प्रोसीजर, यानी अगर आप इसे लेबोरेटरी में परफॉर्म करना चाह रहे हो तो आपके पास केमिकल्स दिए हुए हैं, तो देन आप किस तरह प्रोसीड करोगे मित्सुनोबू रिएक्शन को करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए। एंड एट एंड मैं आपको एक मॉडिफिकेशन बताऊंगी जो कि बाद में डिवेलप हुई आफ्टर मित्सुनोबू वर्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मित्सुनोबू रिएक्शन? हमारे पास मित्सुनोबू रिएक्शन, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है, इट मीन्स कि एक साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया था। तो वो हमारे पास साइंटिस्ट था ओ मित्सुनोबू। इसने 1967 के अंदर एक रिएक्शन जो है वो प्रपोज किया, जिसके अकॉर्डिंग आप अल्कोहल जो है उससे आप किसी भी किस्म का कंपाउंड बना सकते हैं जिसमें OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो रहा होता है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ये जो OH ग्रुप है उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल ले ली। और आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग, यानी हमारे पास ऐसी स्पीशीज जो नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो यानी हमने OH को रिमूव करना है और उसकी जगह आपने क्या करना है, एक नया न्यूक्लियोफाइल लगाना है। अब अगर आपने SN2 रिएक्शन या कोई और अदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे हो तो आपको एक चीज़ का आइडिया होगा कि हमारे पास ग्रुप्स क्या होते हैं। जैसे अगर हेलाइड ग्रुप की बात की जाए, एक्स ग्रुप है, तो एक्स ग्रुप जो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो इजीली रिमूव हो जाता है और नया जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे अटैक करके उसे इजीली रिमूव कर लेता है। लेकिन जब OH होता है, जो कि अल्कोहल के केस में होता है, OH होता है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है। तो बैड लिविंग ग्रुप को एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर दे, ये एक मुश्किल काम होता है। और मित्सुनोबू ने ये चीज़ पॉसिबल बनाई। और वो किस तरह पॉसिबल बनाई? दिस सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स विद न्यूक्लियोफाइल वाज मेड पॉसिबल in presence of dialkyl azo dicarboxylate and trialkyl और triaryl phosphate। यानी दो रिएजेंट्स को उसने यूज किया, एक था हमारे पास डाई अल्काइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट और दूसरा था ट्राई अल्काइल या ट्राई एराइल फोस्फेट। फोस्फेट मतलब पी हमारे पास ग्रुप है, यानी हमारे पास जैसे ट्राइफिनाइल फोस्फीन होती है, ठीक है, वो यूज किया था। उसके साथ साथ डाई अल्काइल एसो डाइकार्बोक्सिलेट जैसे कि डेड। ये हमारे पास, मैं इसका अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये वाला। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जैसे ये हमारे पास दो इथाइल ग्रुप है तो इसी तरह ये दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, डाई इथाइल और ये हमारे पास है एजो ग्रुप। ठीक है, डाई इथाइल एजो और ये हमारे पास दो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है तो इस वजह से ये हो गया डाई कार्बोक्सिलेट। तो डाई इथाइल एसो डाइकार्बोक्सिलेट जो कि एक डेड होता है। इसी तरह हमारे पास इथाइल की जगह कोई भी अल्काइल चेन लग सकती है। ठीक है, जैसे प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग सकता है। तो हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल एसो डाइकार्बोक्सिलेट। और दूसरा रिएजेंट आपने क्या यूज करना है, PPH3 इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, आपने अल्कोहल्स के साथ किसको सब्स्टिट्यूट करना है, न्यूक्लियोफाइल को। तो आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल ऐसा जिसके पास एक हाइड्रोजन भी हो, यानी हमारे पास प्रोटोन कंटेनिंग जो है वो न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो ये था हमारा जनरल रिएक्शन। अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो क्या होता है, जैसे SN2 के अंदर होता है, क्योंकि बच्चे जब नेम रिएक्शन तक पहुंचते हैं तो उन्होंने SN1 SN2 उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अब SN2 में अगर आपको याद हो तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड ऑफ ऑलरेडी जो हमारे पास एक लिविंग ग्रुप है उसकी बैक साइड से अटैक करता है और जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करके चला जाता है और बैक साइड पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। यानी हमारे पास अगर यहाँ वेज बॉन्ड पे है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किस पे है, डैश बॉन्ड पे।
इट मीन्स कि हमारे पास वेज से डैश बना है और डैश से वेज बनेगा, यानी हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई है जस्ट लाइक SN2। लेकिन आपने ये भी चीज़ याद करनी है कि न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्ट यहाँ अटैक नहीं किया, बल्कि पहले क्या किया गया, OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज किया गया। उसके लिए हमने क्या किया, से ये हमारे पास रिएजेंट्स हैं, इनका यूज़ किया। PPH3 का ये फ़ायदा होता है कि ये हमारे पास अल्कोहल OH को कन्वर्ट कर देती है OPPH3 में, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। ये सारी डिटेल हम मैकेनिज्म में भी डिस्कस करते हैं। अब आप इस सेक्शन को देख रहे हैं कि इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई है, यानी हमारे पास पहले वो वेज में था, बाद में वो डैश पे चला गया। यानी यहाँ पे हमारे पास आपकी जो भी आपकी पहले प्रोडक्ट अगर R थी तो S में चेंज हो जाएगी, S थी वो R में चेंज हो जाएगी। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर एक कायरल प्रोडक्ट तभी बनेगी जब आपका स्टार्टिंग मटेरियल सेकेंडरी हो, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में आपके पास कायरल प्रोडक्ट बनेगी, प्राइमरी के केस में कोई कायरल नहीं बनेगी क्योंकि वो इट सेल्फ ही कायरल नहीं था। ओके, सो ये था हमारा रिएक्शन। ये मैंने अभी सिर्फ आपको जनरल बताया कि होता क्या, अल्कोहल के OH से एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो जाता है, PPH3 यूज होता है, मोस्टली डेड यूज होता है, और एज ए रिजल्ट इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। अब न्यूक्लियोफाइल आप डिफरेंट यूज करते जाओगे, आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंट बनती जाएंगी। अगर आपने न्यूक्लियोफाइल, आपने कोई हेलाइड यूज किया, ठीक है, एज ए रिजल्ट आपने XH यानी हमारे RXH यानी हमारे पास जैसे RClH, ठीक है, कुछ यूं आपने ROH लेट्स सपोज आपने यूज किया, हेट्रेटम X की जगह आपने O यूज कर लिया या RSH यूज कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये RS नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जनरेट होगा, तो आपका जो OH है उसकी जगह क्या लग जाएगा, XR ग्रुप, यानी SR लग जाएगा, OR लग जाएगा। अगर OR ग्रुप लगेगा तो वो ईथर बनेगा, SR ग्रुप लगेगा तो वो सल्फाइड बन जाएगा। इसी तरह अगर आप यूज़ करें इस तरह की अल्केन, तो यहाँ से अगर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन जाए तो ये अटैच हो जाएगा इंस्टेड ऑफ OH, और यहाँ पे OH की जगह आपका क्या लग जाएगा, वो ग्रुप लग जाएगा। इसी तरह अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे तो H जो है वो निकल जाएगा और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल COO नेगेटिव की फॉर्म में होगा, और ये COO नेगेटिव जो है वो इसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा और एज ए रिजल्ट एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अमाइंस के केस में हमारे पास अल्काइल अमाइन बनेगी, और हमारे पास एजाइड के केस में क्या बन जाएगा, अल्काइल एजाइड बन जाएगा। ये थे हमारे डिफरेंट आप जो टाइप्स थी, मतलब डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स बन रही। सो लेट्स डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। आपने जनरल तो देख लिया, लेकिन आपको ये भी सोच रहे होंगे कि मतलब किस तरह ये OH रिप्लेस हो गया डायरेक्टली, PPH3 का क्या रोल है, मतलब इससे क्यों लिखा हुआ है, देखने से तो लग रहा है कि डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ऑपोजिट साइड पे और OH निकल गया और न्यूक्लियोफाइल जाके ऑपोजिट साइड पे अटैच हो गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये PPH3 है। अब PPH3 ने क्या किया, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा जो कि डेड का नाइट्रोजन है, एजाइड एजो ग्रुप का। अब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, PPH3 और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा और फॉस्फोरस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 3 की बजाय 4 बॉन्ड्स बनाए हुए। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, अगर इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करो तो ये O नेगेटिव जो है वो यहाँ मूव करेगा और ये हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास ये रेजोनेंस स्टेबलाइज जो है वो एनाइन इंटरमीडिएट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपने आप को खत्म करने के लिए क्या करता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी होती है जिसके पास प्रोटॉन होता है उससे प्रोटॉन ले लेता है, हाइड्रोजन ले लेता है, और उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यानी हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया तो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो अल्कोहल है, यानी हमारा जो सबस्ट्रेट है, जो कि सेकेंडरी भी हो सकता है और प्राइमरी भी हो सकता है, टर्शरी मोस्टली नहीं देते। हम ये आगे कंडीशंस भी देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब इसका जो OH है उसका ऑक्सीजन क्योंकि वो है इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बॉन्ड टूट जाएगा। अब आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जहाँ भी रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं और एक के पास फॉस्फोरस हो रहा है एक के पास ऑक्सीजन हो, हमेशा ऑक्सीजन से फॉस्फोरस की तरफ अटैक होता है, और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं कि वो टूटना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट आपने मतलब जैसे इनके आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती है, ये बॉन्ड नहीं तोड़ते बल्कि उसके साथ वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं, यह मैं अभी आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा,
ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए OH से हाइड्रोजन लेगा और ये आपके पास हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट हो गया। अब ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर के ऊपर और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब फॉस्फोरस के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया तो हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बन गया और आपका न्यूक्लियोफाइल जा गया आपके OH की जगह पे। और वो कहाँ से आया? ऑपोजिट साइड से, क्योंकि यहाँ पे आपका SN2 जो है वो प्रोसीड कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली SN2 हो रहा है और देखने से मैं क्या फील हो रहा था कि शायद डायरेक्टली रिएक्शन हो गया है ना। तो PPH3 और डेड का एक प्रॉपर रोल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल फीचर्स ऑफ मित्सुनुबु रिएक्शन। सबस्ट्रेट आप प्राइमरी भी यूज कर सकते हो और सेकेंडरी अल्कोहल भी यूज कर सकते हो और एज रिजल्ट कंप्लीट इन्वर्जन हो। टर्शरी के लिए आप जो है वो प्रोपरगिलिक टर्शरी अल्कोहल्स यानी हमारे पास जो टर्शरी ऐसी अल्कोहल्स जिनके पास क्या हो, नियर बाय हमारे पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये हमारे पास है प्रॉपर गाइलिक टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। ऐसी अल्कोहल जो वो कैरी आउट कर देती है रिएक्शन, लेकिन मोस्टली टर्शरी जो है वो नहीं रिएक्ट करती, वो अनरिएक्टिव होती है। न्यूक्लियोफाइल की नेचर कैसी होनी चाहिए? वो एसिडिक नेचर का होना, यानी उसके पास प्रोटॉन होना चाहिए और एज ए रिजल्ट उसकी जो पीके वैल्यू है 15 से कम या 15 होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स की अगर टाइप्स की बात की जाए तो ऑक्सीजन में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, फिनोल्स, थायोल्स, थायोफिनोल्स आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट एस्टर, ईथर और थाइथस बनते हैं। नाइट्रोजन में आपकी इमाइड्स, हाइड्रोक्सीमेट, नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक और हाइड्रोजोइक एसिड आ जाता है। इमाइड्स के अंदर हाइड्रोक्सीमेट हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास अमाइड ग्रुप होता है ना, सेम इसी तरह अमाइड ग्रुप जब आप बनाओ तो उसके एक NH2 होता है अमाइड ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है OH ग्रुप होता है और एक H होता है, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोक्सामेट होते हैं। तो इसके ये भी हमारे पास ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। नाइट्रोजन की हेट्रोसाइकल्स, जैसे कि हमारे पास कोई भी हेट्रोसाइकल आप बनाओ जिसके पास एक नाइट्रोजन हो, ठीक है, तो वो भी हमारे पास जो है वो एक्ट कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेट्स सपोज मैंने ये बना लिया, ठीक है, तो ये भी है, पायरोल भी एक्ट कर सकता है। हाइड्रोक्साइक एसिड हमारे पास क्या होता है HN3, 3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन। कार्बन न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होते हैं? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स होते हैं, यानी हमारे पास ऐसे ग्रुप कंपाउंड जिनके मिड में CH2 होता है और साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो कार्बोनिल ग्रुप्स हो सकते हैं, यानी हमारे पास दोनों तरफ जो है वो कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, जैसे कि हमारे पास बीटा के कीटोन डाइकीटोन्स में होता है, या एक तरफ एस्टर हो सकता है, ठीक है, OR ग्रुप हो सकता है एस्टर, और दूसरी तरफ कीटोन होगा तो ये बीटा के 2 एस्टर्स हो जाएंगे। ये दोनों केसेस हो जाते हैं, लेकिन बीटा डाई एस्टर्स नहीं होते क्योंकि वो रिएक्टिव ही नहीं होते। इसके अलावा इंट्रामोलेकुलरी भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे अगर आप देखें ऐसे करके कुछ, ठीक है, ये OH आपका लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लगा हुआ कोई भी न्यूक्लियोफाइल, लेट्स सपोज यहाँ पे लगा हुआ है NH2, ठीक है। अब होगा क्या? PPH3 आपने प्रोवाइड किया, डेड प्रोवाइड किया, एज ए रिजल्ट हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे अटैक करेगा इस OH को, मतलब OH कन्वर्ट क्योंकि हो जाएगा OPPH3 में इन दी प्रेजेंस ऑफ डेड PPH3, तो ये निकल जाएगा और हमारे पास जो है वो क्लोज रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास इंट्रामोलेकुलरी भी रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं। हैलाइड सब्स्टिट्यूशंस हमारे पास कैसे हो सकती है? हैलाइड एंड सोर्स इज लाइक अल्काइल, एसाइल हैलाइड, जिंक हैलाइड। इस केस में हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास अल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं। रिएक्शन कंडीशंस की बात की जाए तो सोलवेंट्स आप कौन कौन से यूज करते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, यानी आपने इनर्ट सोलवेंट यूज करने हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया, डाइऑक्सेन हो गया, डाइक्लोरोमीथेन हो गया। फोस्फीन्स आप PPH3 मोस्टली यूज करते हो, या आप एन ब्यूटाइल यानी ट्रिस एन ब्यूटाइल जो फोस्फीन यूज कर सकते हो। एज और डाई कार्बोक्सिलेट की बात की जाए तो ये मोस्टली डेड या डाइड यूज होता है। DIAD हमारे पास क्या होता है? जैसे डाई आइसोप्रोपाइल, यानी ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या था? इथाइल ग्रुप था, ये इथाइल ग्रुप था ये वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इथाइल की जगह आप ये ग्रुप लगा दो, ठीक है, हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा डाई आइसोप्रोपाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट। टेम्परेचर रिएक्शन के दौरान आपने 0 से 25 डिग्री सेल्सियस रखना है, और आपने जो है वो अगर स्टेरिकली हिंडर्ड सबस्ट्रेट है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, फिर रिएक्शन प्रोसीड करता है। अगर आप टिपिकल प्रोसीजर की बात करो कि किस तरह रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो हम क्या करते हैं? फोस्फीन लेते हैं, अल्कोहल और न्यूक्लियोफाइल तीनों के सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं। या दूसरा केस ये होता है कि आपने डेड लिया
उसको ड्रॉप वाइज जो है वो मतलब आपने 3 सोल्यूशन पहले बनाए, फॉस्फीन, अल्कोहल और न्यूक्लियोफाइल, तीनों को मिक्स कर दिया, फिर अंदर से डेड के ड्रॉप वाइज वो ऐड किए, तो एज ए रिजल्ट आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल की आ जाएगा अल्कोहल के OH की जगह। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आपने जो है पहले रिएक्शन करवाना है फॉस्फीन का एजो डाइकार्बोक्सिलेट के साथ, और उस सोल्यूशन के अंदर आपने अल्कोहल और न्यूक्लियोफाइल जो है वो ड्रॉप वाइज ऐड कर देना है। Now let's talk about modification of Mitsunobu reaction, which is Mokaima modification. इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्वर्टेड टर्शियल काइल कार्बोक्सिलेट बनाए थे काइरल टर्शियल को, यानी हमारे पास उसने क्या यूज किया, क्योंकि हमने कहा था मिट्सुनुबु जो रिएक्शन है वो तो प्रोसीड नहीं हो सकता टर्शरी सिंपल अल्कोहल्स के लिए, लेकिन इसने जो है वो टर्शियल अल्कोहल्स काइरल वाली, यानी हमारे पास ये R1 ग्रुप है, ये डिफरेंट है, ये R2 ग्रुप है, ये डिफरेंट है, और R3 ग्रुप डिफरेंट है, यानी तीनों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुए हैं, और ये काइरल सेंटर है। इसको यूज करते हुए उसने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेट बनाए, लेकिन उसने क्या किया, PPH3 की जगह अल्कोक्सी डाइफिनाइलफोस्फीन को यूज किया, जो कि हमारे पास 2,6 डाइमिथाइल 1,4 बेंजोक्विनोन की सूरत में इन सिटू जो है वो फॉर्म कर रहे थे, यानी ये चीज यूज की 2,6 डाइमिथाइल, और एज ए रिजल्ट हमारे पास अल्कोक्सी डाइफिनाइलफोस्फीन भी अंदर ही बन गया मिक्सचर के अंदर। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन, जिसके अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको मिट्सुनोबु रिएक्शन की सारी स्टोरीज बताई। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं, और अगर आप नया नेम रिएक्शन जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट पे वो पढ़ा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।